जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मुबारकबाद, बधाइयाँ, शहनाइयाँ उन तमाम लोगों के लिए जो कि 2024 के चौथे इजरा में जिसका कि आज जो है वो सिलेक्शन का आखिरी दिन था और उन लोगों की सिलेक्शन मुकम्मल हो गई। उन तमाम लोगों के लिए ढेरों दुआएँ, ढेरों मुबारकबादें, ढेरों शहनाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। मैं कुछ दिन जो है वो ज़िंदगी के झमेलों में मसरूफ़ रहा, तो आप लोगों से जो है वो थोड़ा-सा क़त्अ तअल्लुक़ी रही। तो 2 दिन पहले फ़राग़त हुई और फिर आज चूँकि वो जो है सिलेक्शन का आखिरी दिन भी था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है हमवतन गोश हुआ जाए। तो नाज़रीन, वाक़फ़ान हाल जो हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 150 प्लस के करीब लोगों की जो है वो कोरियन मालकान ने जो सिलेक्शन है उसे किया है उन्होंने और आज सिलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गई है और उन तमाम लोगों का जो जिनकी सिलेक्शन आज मुकम्मल हुई, उनके वर्क परमिट का जो इजरा है, जो उनके वर्क परमिट का जो आगाज़ है वो कल यानी कि मोरखा 5/11/2024 से आगे फर्दर 8/11/2024 तक जो है वो रहेगा। मतलब हम ये बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले की, मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी की। तो 2021 वाले तो पहले ही चांस पे थे, उन्हें तो ये चांस जो था ये भी झुंगे में एक मिला हुआ था। तो उसमें से कुछ लोग बच गए हैं, तो अल्लाह को यही मंज़ूर था और अल्लाह की जो है वो यही मर्ज़ी थी और उन लोगों के लिए वो यही है कि मुकाबला तो दिल नातवां ने खूब किया। तो नाज़रीन, मैं इससे पहले भी जो है वो इजरा का जो तरीक़ाकार है, जो वर्क परमिट का इश्यूएंस का जो एक प्रोसीजर है, उसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले भी जो है वो मैं बयान कर चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत सी अवाम ने जो है वो मुख्तलिफ़ अशकाल में एक ही सवाल की बौछार की हुई थी। तो सोचा कि मैं फिर जो है आज उसकी वज़ाहत जो है वो मैं कर दूँ। मैं बहुत दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि मैं बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के, बगैर दलील के कोई बात जो है वो नहीं करता। और तब तक भी बात नहीं करता जब तक कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हैं वो मेरे पास ना आ जाएँ। लेकिन हमारे मुआशरे का जो अलमिया है वो आप सब लोगों को पता है, वो ये है कि पहली नस्ल की जो जहालत होती है, वो दूसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। इसकी मैं वज़ाहत यूँ दूँगा आप लोगों को कि एक मिसाल के तौर पे आज एक बच्चा पास हुआ, उस लैंग्वेज में टेस्ट में पास हुआ, उसका इजरा नहीं हुआ, उसने क्या किया? उसने अकेडमी बना ली। ज़ुबान सिखाने की हद तक तो ठीक है कि अकेडमी बन गई और वो बच्चों को जो है वो ज़ुबान सिखाना शुरू कर दी। लेकिन कवानीन के हवाले से उसकी बला जाने के कवानीन क्या होते हैं? कि कैसे प्रोसीजर जो है वो कैसे जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से कैसे जो है वो आगे कंटिन्यू होता है। तो उसके पास पढ़ने वाले बच्चे जो आते हैं, अगर उन्होंने किसी से ने अगर सवाल भी कभी किया होगा उनसे, तो उसके मुँह में जो आया, अपनी कम इल्मी की वजह से उसने वो बता दिया उनको और वो जो उसने बताया वो उन तमाम बच्चों का आगे अकीदा बनता चला गया और उन्होंने कहा वो क्या होता है कि वो एक से बात आगे, आगे से आगे, 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 आगे वो बात जो है वो ट्रैवल करती गई और वो फिर वहाँ पे आके सेटल हो गई कि जी अब ऐसे ही होता है, प्रोसीजर ऐसे ही होता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर आप दूसरी साइड पे आप चले जाएँ तो किसी ने उस्ताद से ये भी नहीं पूछा होगा किसी बच्चे ने कि उस्ताद जी ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये इसका कोई कवानीन से कोई ताल्लुक भी है या आप ऐसे ही बात कर रहे हैं? बस वो उस्ताद ने जो कह दिया वो हरफ़े आख़िर है, मतलब वो बात वो आगे चली गई। फिर दूसरी तरफ आ जाएँ कि अगर कोई बंदा कोरिया चला गया और उसने वहाँ से जाके कॉल करके कुछ बता दिया कि जी वो एवें नहीं एवें हुंदा है। तो कोरिया से जो मैसेज अगर आ गया तो उसको तो यूँ हम लोग अल्लाह माफ़ करे कंसीडर करते हैं कि जैसे ये कोई आसमानी सहीफ़ा है। क्योंकि जो बंदा जो है वो कोरिया चला गया, तो वो हम ये समझते हैं कि शायद उसकी जो है ना अपॉइंटमेंट वहाँ पे कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में हो गई है और वो जो बात हमें बताएगा वो बिल्कुल हरफ़े आख़िर है और उसमें कुछ ज़रा-सी भी जो है वो तब्दीली नहीं है। या उसकी अपॉइंटमेंट ऐसे हो गई है कि कोरियंस ने जब कानून बनाना है तो वो जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे कोरियंस, तो उसके अंदर जो है वो जो यहाँ से बंदा गया हुआ है E9 पे, तो उस वर्कर को जो है ना वो दरमियान में बिठाएँगे कि भई तुम हमारी इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठो, जो कानून हम बना रहे हैं वो तुमसे पूछ के बनाएँगे और जो हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने तुम्हें बताना है। तो मतलब मेरा जो बात करने का मकसद है, जो मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ वो ये है
कि जो ये मत समझिए कि जो बंदा कोरिया से आपको फ़ोन करके बता देगा कि जी ये ऐसे प्रोसीजर है, कि वो उसकी जो 100% बात जो है वो सही है। अब दूसरी तरफ फिर एक और आपको वज़ाहत देता हूँ कि अब जो बंदा आज से 10 साल पहले कोरिया गया था और वो उसने अब आया पिछले 2 साल पहले उसने आके अकेडमी बना ली। जब वो गया था तब प्रोसीजर कवानीन और थे। 10 सालों के अंदर क्या कवानीन में तब्दीली आई कुछ पता नहीं है। ज़ुबान की पढ़ने पढ़ाने की हद तक तो ठीक है कि आप उससे सीख रहे हैं, वो आपको बता भी रहा है। लेकिन कवानीन क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। बस वो अल्लाह की आस पे वो चल रहा है। अब एक और आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जब हम एहतजाज के लिए तैयार हो रहे थे, ये 1 साल पहले की बात है, तकरीबन हो चला है उस बात को। तो उसमें क्या हुआ कि वो अफ़वाहें जो हैं ना वो फैला दी गई मार्केट के अंदर कि जी एहतजाज ना करना, एहतजाज किया तो नेपाल की तरह बैन हो जाओगे। तो मैंने उन्हें कहा भाई बात ये है कि मुझे कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई उस्ताद, कोई भी ऐसा जो है वो कॉम्पिटेंट आदमी मुझे एक एग्जांपल दे दे कि जी नेपाल वालों ने एहतजाज किया था और वो बैन हो गए। आज अराउंड उस बात को साल होने को है, मुझे आज तक भी किसी बंदे ने कोई ऐसा प्रूफ पेश नहीं किया कि जी नेपाल एहतजाज करने पे बैन हो गया था। आप लोगों के पास अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो आज वैसे ये सरेराह बात हो रही है तो मेरे सामने ला के रखें कि जी वो मतलब ऐसा कुछ हुआ था। अब मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि आज मोरखा 4/11/2024 को सिलेक्शन जो थी E9 वर्कर्स के हवाले से वो कंप्लीट हो गई और जिनकी सिलेक्शन मुकम्मल हो गई उनके वर्क परमिट का जो आगाज है वो कल मोरखा 5/11/2024 से 8/11/2024 तक जो है वो रहेगा। ये हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं चूंकि, तो उसी हवाले से फिर उन डेट्स को और उन चीज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा। मैं अपनी दलील, अपनी बात पे जो है वो दलील के साथ कायम हूँ। मैं सबूत के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ इजरा का सबसे पहले तो मैं शेड्यूल आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप दोबारा जो है ना वो कभी मुझसे ना सवाल ना करें, ये सवाल ना करें कम अज कम। ये आप इसको देखें, सबसे पहले इजरा के शेड्यूल को देखें आप कि इसके अंदर क्या है। नाज़रीन, मैं ये आपके सामने जो है मैं शेड्यूल को जो मैं पेश कर रहा हूँ ये आपके पास ऑलरेडी होगा भी सही है। इसको आप देखेंगे तो आप इसको साथ में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके फौरी रेफरेंस के लिए मैंने इसको साथ में पेश कर दिया है। ये देखें 18 अक्टूबर तक जो है मालकान ने अप्लाई करना था। ऊपर सबसे टॉप वाली आप लाइन देखें, 18 अक्टूबर तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या था, आज देखें 4 नवंबर है। इस दौरान उन लोगों को जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती रहीं कि जी ये इसकी वीडियो क्लिप है, ये उसका जॉब रोस्टर फॉर्म है, ये 1-3 की रेशो से बंदों की लिस्ट आ गई, नहीं तो 1-2 की रेशो से लिस्ट आ गई। लोगों ने जो मालकान ने जो सिलेक्ट करना था, उसके बाद आप ये देखें थर्ड वन नीचे से लाइन में, थर्ड लास्ट जो है, इसके बाद देखें नताइज का ऐलान 4 नवंबर को कर दिया किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट परमिट का इजरा 5/11 से 8/11 तक। आज उनके नताइज का ऐलान हो गया और उसके बाद कल से जो है वो परमिट का जो है वो हो जाएगा। अब इसको लोग कुछ गलत रंग देते हैं, वो ये देते हैं कि जी वो उनको इजाजतनामे की दरखास्त का जो है वो, भाई इजाजतनामे, उनकी सारी चीजें ऑनलाइन चल रही होती हैं। इजाजतनामा किस चीज का? इजाजतनामा तो उससे पहले वही मालिक जो है वो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन उन्होंने करनी हो तो वो जब लोकल के लिए इससे पहले अप्लाई करता है, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए अप्लाई करता है, वो फॉरनर्स के लिए, तो उसका तो उस वक्त वो सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों की तरफ जो है उसने फॉरनर्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये थोड़ी है कि भाई वो मतलब बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर अपनी सारी वेरिफिकेशन के, बगैर अपने टैक्स के कागजों के वो लोकल के लिए अप्लाई कर देता और फिर फॉरनर के लिए जो उसको दोबारा से फिर उसकी वो चेकिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को अपने जहन से ये निकाल दीजिएगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको 1-3 की रेशो से लिस्ट भेजी जाती है हमेशा, ये आपको पता है। 1-2 भी नहीं है, 1-4 भी नहीं है, 1-3 की रेशो से पहली लिस्ट जो उन्हें भेजी जाती है वो 1-3 की रेशो से भेजी जाती है। अगर उन्हें उसमें से कुछ बंदा पसंद ना आए तो दूसरी जो उन्हें लिस्ट जाएगी वो 1-2 की जाएगी। 1-3 और 1-2 का मतलब यह है कि अगर उसे एक वर्कर चाहिए तो उसको 3 बंदों की लिस्ट भेजी जाएगी। अगर उसमें से उसने चूज नहीं किया तो अगली लिस्ट जो उसके पास जाएगी वो एक बंदा अगर उसे चाहिए तो उसे 2 बंदों की जो है ना वो लिस्ट जाएगी। अच्छा, अब उन्होंने जब अप्लाई किया, आपके सामने ये डेट्स आ गई सारी की सारी। जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको आज मैसेज रिसीव हो गया। मैसेज रिसीव होने के बाद
कि आप लोगों ने ये सिलेक्शन की। दरमियान में प्रोसीजर देखें कितना गैप है। उनकी जो अप्लाई करने की डेट्स थी वो आपके सामने थी, यहाँ पे वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर दरमियान का जो लल पीरियड था, उसके बाद आज मोरखा 4/11 को उन्हें जो है वो मैसेज रिसीव हुआ। अब मैसेज जब रिसीव हो गया तो अब जिन लोगों के इजरा हुए होते हैं उनका वो कल से वर्क परमिट का जो है वो आगाज हो जाता है। वर्क परमिट वो फिर क्या करते हैं कि वर्क परमिट चूंकि उन्होंने इशू करवाना होता है, उसकी वो कुछ फीस होती है वो पे करते हैं, और वो सारा आगे सिलसिला जो है ना वो कंटिन्यू होता है। फिर ये बात बहुत लंबी हो जाती है फिर पूरी डिटेल्स को करते हुए। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको अभी जो है वो कोरियन कानून के मुताबिक मैं आपको जो है वो प्रोसीजर बताता हूँ कि पहले आपने वो देखा इजरा की जो वो शेड्यूल था उसको देखा आपने। अब मैं आपको जो कोरियन कवानीन है उसका क्या प्रोसीजर है वो आपके सामने रखता हूं, उसको आप पढ़िएगा, उसको आप देखें, और फिर इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। ये अब आप देखें स्क्रीन पे। अच्छा, अब आप इसको देखें, मैं आपके सामने ये मैंने स्क्रीन पे रखा आपके सामने, ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इसको जब देखें, इसको स्टडी करें आप, ये पूरा उसको मैं यहाँ पे नहीं पेस्ट कर सकता था, तो ये मैंने सिर्फ उसका जो है वो सेकंड वन जो उसका फेज था उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और आपने इसको इमर्ज करके उसके साथ पढ़ना है जो कि इजरा का शेड्यूल है। देखिए, कोरियन एम्प्लॉयर्स अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स एट जॉब सेंटर्स demonstrating their efforts to fill available positions with Korean workers first. Job centers recommend qualified foreign workers from the job seeker roster. यहाँ से आप इसको आपके लिए बड़ा जो है वो पढ़ने का पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट परमिट्स आर इशूड व्हेन एम्प्लॉयर्स चूज एम्प्लॉयज फ्रॉम अमंग दोज रिकमेंडेड। एम्प्लॉयमेंट, अगेन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट परमिट्स आर इशूड व्हेन एम्प्लॉयर्स चूज एम्प्लॉयज फ्रॉम अमंग दोज रिकमेंडेड। आप इसको पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, इसको गूगल पे लेके जाइए, किसी बहुत पढ़े लिखे जो आला वर्फा इंग्लिश का उस्ताद हो उसके पास लेके जाइए और उससे पूछिए कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी की सारी जो आपकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपने इन दोनों चीजों को देखा, इन दोनों चीजों को इमर्ज करके आप पढ़ेंगे, उसकी डेट्स मिलाएंगे, इस कानून को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ऑलरेडी जो है आज 4 तारीख को वो कंप्लीट हो चुकी हुई सारी बातें जो होनी थी। अब कल से सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट्री जो तरीकाकार होता है उसके मुताबिक वो जाएंगे अपने जॉब सेंटर्स में, जाएंगे वो प्रिंट निकालेंगे कि यार हमने ये 2 बंदे 3 बंदे, एक बंदा हमने सेलेक्ट किया है, ये उसका प्रिंट है, और इसको आगे जो है ना उसकी वो फी पे करने के बाद इसको आगे प्रोसेस करें। वो एक प्रोसेस जो है वो इस तरह होगा। मेरी इंग्लिश सब लोगों को आती है, आप लोग खुद इसको ट्रांसलेट करके पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मेरी तरह किसी की कमजोर है तो वो गूगल पे जाए, गूगल पे ट्रांसलेट करे उसको, और उसको जो है वो पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ, सिलेक्शन आज मुकम्मल हो गई है या नहीं हुई। तो इसलिए आज का जो व्लॉग था ये बनाने का मकसद ये था, आप लोगों को आगाही देना मकसूद था, आप लोगों को प्रोसीजर के बारे में बताना मकसूद था। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को मेरी इस राय से इख्तलाफ हो तो वो जो है बाअदब तरीके से हद अदब के अंदर रहते हुए वो मेरे साथ जो है वो आर्गूमेंट कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं विद इन मीन्स रिस्पॉन्ड करूं उसको। और अगर मतलब अदब की हद से बाहर निकलना है तो फिर जैसा सवाल होगा वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब आप लोगों से राब्ते में रहूँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।